नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज की कमोडिटीज की टॉप हेडलाइंस में सबसे पहले बेस मेटल्स हैं, जहां पर तेजी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया है। और अगर कॉपर की बात करें तो नियर ऑल टाइम हाइज हमने यहां पर मार्केट्स में बनते हुए देखे हैं, स्पेशली यूएस में, जहां पर प्राइसेस 13% के प्रीमियम पर एज ऑफ नाउ एलएमई के बराबर कारोबार कर रहे हैं। साथ ही बात करेंगे यहां पर कच्चे तेल की, जहां पर ये दूसरा ऐसा हफ्ता है जहां पर हमने तेजी बरकरार यहां पर कच्चे तेल में बनते हुए देखी है। साथ ही साथ बात करेंगे खाने के तेलों में, जहां पर भी बढ़त देखने को मिली है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोट, एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा एंड कोवर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देवरा। साथ ही जुड़ेंगे सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया से। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त कच्चे तेल की, जहां पर तेजी के साथ कारोबार है। नरेंद्र जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। दूसरे हफ्ते की बढ़त है, 71 के आसपास के कारोबार हैं। ऑफ कोर्स काफी सारा कॉन्ट्रडिक्टिंग फंडामेंटल्स भी यहां पर है। जो मेजर चीजें सपोर्ट कर रही हैं वो है डॉलर की गिरावट, ईरान के ऊपर सैंक्शंस और साथ ही साथ ओपेक यहां पर जो आउटपुट घटाने की बात कर रहा है। कैसे देखते हैं इसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे आगे जाते हुए? देखिए मनीषा, जैसे आपने कहा ये फैक्टर तो है ही है, लेकिन इस समय जो तेल की दुनिया में सबसे बड़ा जो चिंता का विषय दो हैं। एक तो ये कि जिस हिसाब से अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, जो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, क्रूड जो इंपोर्ट करता है, क्रूड जो ट्रांजिशन हुआ उस पर जो टैरिफ की बात हो रही है लगाना, उन्होंने कई जगह तो शुरू भी कर दिया है। उसको लेके बाजार थोड़ा परेशान है। दूसरा, जिस हिसाब से हमने देखा है कि ट्रम्प जो कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन में शांति आ जाए, लेकिन जो यूरोप का रवैया ये है कि वो थोड़ा सा वहां पे ऐसे लगता है जैसे कि वो पूरी तरीके से अमेरिका का साथ नहीं है। तो मतलब ये तो नहीं कहा जाएगा कि हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा सवाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं और अपने अपने इनिशिएटिव वो कर रहे हैं। उसको लेके बाजार थोड़ा चिंतित है। और तीसरा जो इस बात को लेके बाजार थोड़ा है कि सप्लाई साइड में कोई किसी तरह की चिंता नहीं है, लेकिन साथ में हमने ये बाजार जो ईरान में लेकर के ये भी देखा है कि ट्रम्प साहब ने ईरान के जो स्पिरिचुअल गुरु हैं वहाँ के आयतुल्ला, उनको एक पत्र भी लिखा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये संकेत दिया है कि ईरान को लेकर भी ट्रम्प जो है वो बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि उनका एजेंडा ये है कि तेल को सस्ता करो और वो $60 पे तेल को लेके आना चाहते हैं। और दूसरी तरफ ठीक है, ओपेक वगैरह से पूरी तरह सहमत नहीं है, लेकिन उनकी कोशिश है। तो मेरा अपना मानना है कि ये सारे फैक्टर्स को अगर हम देखते हैं और अगर उनको एक बास्केट में डालते हैं और फिर उसका एक व्यू लेते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि कोई परेशानी की बात है। $70 के आसपास ही फिलहाल तेल घूमेगा। अब यूक्रेन की सिचुएशन बेकाबू हो जाए, कोई पार्टी जो है नेगोशिएशन से चली जाए, या गाजा में कोई ऐसी हालात पैदा हो जाए, तो वो एक अलग बात है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, थोड़ा उतार चढ़ाव होगा, कभी 75 भी हो जाएगा, 76 भी हो जाएगा, 80 भी हो जाएगा, और कभी ये भी होगा 65 हो जाए। लेकिन अगर आप औसत जो है आज की तारीख में जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है, डिमांड एंड सप्लाई का जो लैंडस्केप है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसका जो लैंडस्केप है, ये तीनों जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको अगर देखते हैं तो $70 के आसपास तेल घूमना चाहिए। ना 60 पे पहुंचेगा जो प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं, और ना वो 80 पहुंचेगा जो ओपेक चाहती है। ऑल राइट। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो ऑफ कोर्स इंपोर्ट बिल्स यहाँ पर स्टिल ऑन द हायर साइड हैं। जिस तरह से ये सारे टैरिफ की बात है, इंटरनेशनल मार्केट्स में जो सारे क्यूज की आपने बात करी, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आता हुआ देखते हैं? देखिए, हमारे लिए तो अगर $70 रहता है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर टैरिफ की बात है तो जो उसमें अमेरिका को देखना पड़ेगा, वो एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि भारत अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदे, और दूसरी तरफ जो है भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे वो टैरिफ की बात कर रहे हैं। तो इसमें तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा कि हमारे पेट्रोल डीजल टर्बाइन फ्यूल हम आपको बेचें तो आप उस पर टैरिफ लगाएंगे, और आप ये चाहते हैं कच्चा तेल हम अमेरिका से ज्यादा खरीदें, मतलब सऊदी अरब से भी कम लें लेकिन आपसे ज्यादा लें। तो फिर वो कैसे हो पाएगा? उसमें बातचीत होगी। तो इसलिए जहां तक भारत का बाजार है, मुझे लगता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आम उपभोक्ता को आपने राहत पहुंचानी है, जो पेट्रोल डीजल खरीदता है रोजाना, और या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर भी है, उनको राहत पहुंचानी है, तो सरकार को टैक्सेस को लेकर के कुछ राशनलाइजेशन करना होगा। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उसके अंदर थोड़ा सा जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हैं, अब समय आ गया उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अभी तक उपभोक्ता ने जो है सबसे ज्यादा जो जिसे बोलना चाहिए उसका बोझा जो है आम उपभोक्ता ने ढोया है। लेकिन मुझे लगता है जबकि तेल की कीमतें लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प उसको नीचे लाना चाहते हैं, तो बहुत नहीं बढ़ेंगे, ऐसा लग रहा है। कहीं डिमांड बढ़ नहीं रही, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है
भारत के पास और राज्य सरकारों के पास कि टैक्स रैशनलाइजेशन करें, वो केंद्र की तरफ ना देखें, जो राज्य कर सकता है उसको शुरुआत कर देनी चाहिए। और दूसरी तरफ ये सारी कंपनियां जो हैं, इनके अंदर जो है वो एक तरीके का न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स लाने चाहिए। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि एचपीसीएल में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, एक प्रोफेशनल प्राइवेट सेक्टर से उनको सीएमडी बनाया। बहुत अच्छा कदम है। मुझे लगता है कि खाली सीएमडी तक ना रखें, जो बोर्ड है वहां पे भी जो है इस तरह की नई हवा लेकर के आए और पूरे पेट्रोलियम का जो रिफाइनिंग सेक्टर है, ओएमसी सेक्टर, उसमें एक नई हवा की जरूरत है। वेल एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कंज्यूमर इतने समय से हाई प्राइसेस देते रहे हैं, अगर कच्चे तेल के प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाइज और हाई से भी अगर नीचे आए हैं तो वो बहुत वैलिड पॉइंट, जैसे आपने नंदी जी कहा कि टैक्स रैशनलाइजेशन और नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स यहाँ पर ओएमसीज में ज़रूर लेके आने चाहिए। वेल, ये तो बात हुई कच्चे तेल की। बहुत शुक्रिया नयन तनेजा जी साथ जुड़ने के लिए और उन सभी तथ्यों पर एक रोशनी डालने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे, क्योंकि एक तरफा तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली है कि दूसरा ऐसा हफ्ता है जब हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सभी दाम चढ़ते हुए देखे हैं। कॉपर प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी तेजी मार्केट्स में बनते हुए नजर आई है। अगर हम कॉपर के प्राइसेस एलएमई पे देखें तो अब इस साल में 15% की बढ़त है, लेकिन अगर हम कॉपर के प्राइसेस यूएस में देखें तो 28% की तेजी है, यानी कि 13% का प्रीमियम यहाँ पर एलएमई और यूएस कॉपर में बनता हुआ नजर आया है। एंड रवि, आपको चर्चा में शामिल करेंगे। अगर हम ये कैलकुलेशन देखें तो ऑफकोर्स ऑल टाइम हाई जो एलएमई पर कॉपर का है वो $10,954 पर टन है, लेकिन अगर यही कैलकुलेशन हम इस हिसाब से यूएस में करें तो $11,000 के लेवल्स भी हमने यहां पर निकलते हुए नजर आए हैं। ये जो गैप है एलएमई और यूएस में, ये जो रिकॉर्ड गैप है, इसे आप कब तक ये बरकरार बनता हुआ देखते हैं और यहां से कॉपर प्राइसेस पे क्या सेंस है? सर, जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आता कि टैरिफ कॉपर का एक का नाम, बाकी बाकी एल्यूमिनियम, स्टील, ये सब के टैरिफ के रेट एंड टाइम सब आ चुका है, सब लग भी चुके हैं। बट कॉपर में अभी ये लेवल आना बाकी है। 10% 25% तक बातें चल रही, बट अभी भी एक फर्म रेट आना बाकी है। लग रहा है कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन 25 हायर बेस पे ही लोग टैरिफ का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। अभी ये जो गैप है उसमें चेंज क्यों हुआ, क्यों ये आर्बिट्रेज क्रिएट हुआ, सेम इन द लाइन है जब गोल्ड सिल्वर में भी हमने सेम सिचुएशन देखी थी, जब एल्यूमिनियम में भी हमने सेम सिचुएशन देखी थी। क्योंकि कॉमेक्स बड़ा मार्केट है, मींस के मेटल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम कॉमेक्स में होता है, एल्यूमिनियम में होता है। दूसरी जो कमोडिटीज है लाइक एल्यूमिनियम है, जिंक है, लीड है, उसमें यूएस का इतना ज्यादा वेट नहीं है, कॉमेक्स का इतना ज्यादा वेट नहीं है, तो इस हिसाब से वहां पे इतना ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। बट इसमें जब से टैरिफ की बात चली तब से ये प्रभाव हुआ, क्योंकि वहां पे जो भी पोजीशन, जिसके लॉन्ग पोजीशन है या जिसकी शॉर्ट है, उसको ऑब्लिगेशन आएंगे। अगर शॉर्ट पोजीशन वाले को डिलीवरी के ऑब्लिगेशन आए और उसके पहले ही टैरिफ लग गए तो उसको सबसे ज्यादा दिक्कत है वो डिलीवरी शॉर्टेज की होगी, क्योंकि अगर या तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी या उसको मीन्स के डिलीवरी देनी पड़ेगी। अगर टैरिफ हायर लगे तो लंदन से या दूसरी जगह से कॉपर वो वहां पे इंपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर टैरिफ लगे तो ये हायर कॉस्टिंग पे जाएगा। तो इस हिसाब से आर्बिट्रेज है वो रिवर्स हो गया। आर्बिट्रेज पहले नेगेटिव था, अभी पॉजिटिव हो चुका है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा रीजन है। और अभी भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जल्द से कॉपर में कोई टैरिफ रिलेटेड अनाउंसमेंट होगा। शायद जो डेडलाइन है सारे टैरिफ की वो 1 अप्रैल है, एंड इसके साथ ही शायद इसका डिसीजन आ जाए। तो मार्केट इसका एक इंतजार कर रहा है। जब भी लिस्ट आएगा, जब भी आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, उसके बाद मार्केट थोड़ा नॉर्मल होने की ट्राई करेगा। अभी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में जो ट्रेंड है वो थोड़ा फर्म है, अपर साइड ही ट्रेंड बना हुआ है। और एलएमई जब ओपन होता है उसके बाद आप देखें तो काफी ट्रेडिंग सेशन से होता है। सुबह में थोड़ा नॉर्मल होता है, सेकंड हाफ में एक अच्छी रिकवरी होती है। शायद लोअर लेवल पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। आई थिंक 890 892 का अच्छा बेस बन चुका है, ये ध्यान रखें। ऊपर शायद मुझे लग रहा है कि एक बार 930 932 तक के लेवल डोमेस्टिक प्राइसेस में आते हुए दिख सकते हैं, तो स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड, एलएमई में मुझे लग रहा है कि ये नया ऑल टाइम हाई बनाने में टैरिफ का वेट होगा। बट वहां पे आप कॉमिक्स की बात करें सीएमई में, वहां पे मुझे लग रहा है एक बार 540 550 के लेवल पे अचीवेबल है। ऑलराइट, यानी कॉपर में अच्छी खासी तेजी है, यहां से बढ़त की एक्सपेक्टेशन है। गोल्डमैन सैक्स और सिटी की रिपोर्ट आई है जिन्होंने कहा है कि इस साल के अंत तक एक पॉसिबिलिटी है कि हम 25% का जो टैरिफ है वो कॉपर में भी यूएस की तरफ से लगता हुआ देखें। आपको याद दिला दें कि यूएस कॉपर का 45% इंपोर्ट करता है अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से तो ये एक बड़ी खबर यहां पर हो सकती है। और जैसे रवि भी हमें बता रहे हैं कि ऑल टाइम हाइज इस साल में हम कॉपर में बनता हुआ देख सकते हैं। अच्छी खासी तेजी की उम्मीद वहां पर भी। वेल, ये तो कॉपर की बात हुई, साथ ही साथ सोने को आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जोरदार बढ़त हमने इस क्वार्टर में अब तक आते हुए देखी है।
ऊपरी स्तरों से, जैसा कि हमेशा देखा गया है कि एक ऑल टाइम हाई बनने के बाद कुछ मुनाफा वसूली आती है, वही हम यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देख भी रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $3055 प्रति आउंस का लेवल छूने के बाद 3030 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। हर्षल नमस्कार, कैसे देखते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो गोल्ड की मूवमेंट है, और काफी हद तक अब बाजार ये मानने लगा है कि जिस तरह से एक तरफा खरीदारी यहाँ पर है, ऑफ कोर्स ठीक है, सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर खरीद रहे हैं, ETF बाइंग है, फंड्स यहाँ पर लेना चाह रहे हैं, तो ये क्या एक अलग तरीके से अब सोने को यहाँ पर देखना चाहिए? प्राइसेस ऊपर नीचे ऑफ कोर्स जाते रहेंगे, लोगों ने यहाँ पर ऑल टाइम हाइज की बातें इसके ऊपर भी करी हैं, लेकिन सोने को एज एन एसेट क्लास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब कैसे देखना चाहिए? तो आई थिंक मनीषा, जैसे कि आपने अभी जस्ट मेंशन किया कि अभी जो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक बैकड्रॉप है, जियो पॉलिटिकल बैकड्रॉप है, ये जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, आई थिंक गोल्ड डेफिनेटली एक एज अ डिफेंसिव एसेट जो उसके क्रेडेंशियल जो है हिस्टोरिकली, आई थिंक वो अब और ज्यादा रीइंफोर्स हो रहे हैं एज अ रिजर्व एसेट, एज अ डाइवर्सिफिकेशन एसेट। आई थिंक ये भी रीइंफोर्स हो रहा है। तो उसके चलते हमने देखा कि प्राइस में ये जो कंटिन्यूस ट्रेंड जो है, आई थिंक उसी के चलते हैं, और अभी भी कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि ये जो अनसर्टेनिटीज है वो कभी ईज होगी। तो पॉसिबली अभी अर्ली अप्रैल में जब रेसिप्रोकल टैरिफ्स की जो बात चल रही है, अगर वो जो मार्केट में जो फियर है उस तरह से अगर वो नहीं कहीं इफेक्ट करते, तो शायद गोल्ड में हमें एक प्रॉफिट टेकिंग शॉर्ट टर्म हमें देखने मिल सकती है। बट ओवर अ लॉन्गर टर्म आई थिंक ये जो ट्रेंड्स, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स जो डेवलप हो रहे हैं, आई थिंक वो गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। प्राइस ऑफ कोर्स टाइम्स आएंगे जब प्राइस में करेक्शन आएगी, बट ओवरऑल एटलीस्ट नेक्स्ट 2 से 3 साल के पर्सपेक्टिव से अभी लग रहा है कि एटलीस्ट ये जो ब्रॉडर जो बुल रन है गोल्ड में वो कंटिन्यू रहेगी। हर्षल, जहां तक इंडियन रिटेल की बाइंग है वो हमने कमजोर बनते हुए देखी है, फेब में भी और मार्च में भी, इवन एज चाइनीज सेंट्रल बैंक्स यहां पर काफी सोना ले रहे हैं, लेकिन चाइनीज रिटेल बाइंग को लेकर क्या सेंस है? तो देखिए, रिटेल डिमांड तो बहुत सारे मार्केट्स में, एटलीस्ट ज्वेलरी पर्सपेक्टिव से तो काफी मार्केट्स में वीक ही है। इंडिया में भी जैसे आपने बताया, अभी मैं फिलहाल बैंगलोर में हूँ, IIJS में, कल मैं यहाँ भी रिटेलर से मिला, तो डेफिनेटली लास्ट 2 महीनों में प्राइस का जो एक स्टिकर शॉक है कंज्यूमर्स को, तो कंज्यूमर्स फिलहाल तो डेफिनेटली वेट एंड वॉच कर रहे हैं एज फार एज बाइंग इज कंसर्न, तो वो इम्पैक्ट है। बट इन्वेस्टमेंट डिमांड, स्पेशली वेस्टर्न जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, जो 2024 में मोर और लेस वेस्टर्न इन्वेस्टर्स जो है हाई प्राइस पे बेच रहे थे, अब वेस्टर्न इन्वेस्टर्स आर कमिंग बैक इनटू द मार्केट। तो इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट डेफिनेटली अच्छा है इंडिया में और वेस्टर्न मार्केट में भी। चाइना में भी ऑफकोर्स ज्वेलरी डिमांड वीक ही है लाइक इन इंडिया, बट आई थिंक इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। एक फाइनल चीज देन हर्षल, मेटल फोकस के तौर पर अब, क्योंकि हम 3050 का स्तर यहाँ पर निकाल चुके हैं, क्या कोई नेक्स्ट रिआइटरेटेड टारगेट्स हैं? क्योंकि सभी ग्लोबल बैंक्स ब्रोकरेजेस ने अपने लेवल्स यहाँ पर चेंज किए हैं। जी बिल्कुल, तो हम 3000 का जो इनिशियल लेवल एक्सपेक्ट कर रहे थे, फिलहाल तो मार्केट उसको क्रॉस कर चुका है, तो इमीडिएट नेक्स्ट लेवल हम 3200 के आसपास के लेवल्स देखते हैं मार्केट में। तो लेट्स वेट एंड वॉच के क्या होता है, बट आई थिंक अप्रैल 2 जो है इम्पोर्टेंट डे होगा मार्केट्स के लिए। वेल एब्सोल्युटली, सो क्लियरली यहाँ पर और तेजी बरकरार रह सकती है। इन्वेस्टमेंट डिमांड स्ट्रांग है, रिटेल डिमांड काफ़ी सारी कंट्रीज में यहाँ पर कमज़ोर होती हुई नजर आई है, और जहाँ तक प्राइसेस हैं, मेटल फोकस की तरफ से भी यहाँ पर एक रिवीजन है, अपसाइड टारगेट्स 3200 के अब कर दिए गए हैं। वेल इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की, खाने के तेलों पर डालेंगे नजर। सनविन ग्रुप के संदीप बजोरिया अब हमारे साथ हैं। संदीप जी नमस्कार। और जिस तरह से खाने के तेलों के प्राइसेस में एक बढ़त देखने को मिली है, ऑफ कोर्स ग्लोबली, इवन एज हम लगातार ये रिआइटरेट कर रहे हैं कि सोयाबीन गलट में है, उसके बावजूद भी जिस तरह की तेजी पाम में है, उसका असर हमने यहाँ भी आता हुआ देखा है। मनीषा जी, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कैमरा आई बिलीव। कैन यू हियर माय वॉइस? हाँ जी, हम सुन सकते हैं आपको। हाँ, ये कैमरा शायद कुछ स्टैटिक हो गया है। देखिए, कीमतों में तो पाम के चेंज हुआ है इन दिनों में। आप देख रहे हैं कि ऊपर में जो जितनी ऊपर चली गई थी कीमतें, वहां से नीचे आई है, और वही हमने देखा सोयाबीन में भी कीमतें नीचे आई है, सनफ्लावर में भी कीमतें नीचे आई है। एंड बेसिकली बात ये है कि डिमांड बहुत स्लो है इंडिया में। कोई भी चीज़ का तेल में खास डिमांड नहीं है। हमारा लोकल क्रॉप भी रेपसीड मस्टर्ड सीड का सामने आने वाला है, और वर्ल्ड में पाम की कीमतें तो इतनी ऊंची हो गई थी कि वो अपने आप को डिमांड किल कर रहे हैं वो लोग। उन्हें प्रोडक्शन इशू है, हम समझ सकते हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ना भी शुरू नहीं हुआ है,
लेकिन फिर भी जितनी ऊंची पाम की कीमतें होने से डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा है पाम का। हम इंडिया सोयाबीन का इंपोर्ट बढ़ा रहा है, लेकिन नियर बाय में हमें सोयाबीन फिर भी गलत हो गया है, हमारे अच्छा इंपोर्ट हुआ है और सामने सॉफ्ट ऑयल कैपेबिलिटी इंडिया में अच्छी है। तो उस कारणों से हमें सोयाबीन में भी हम फॉरवर्ड खरीद रहे हैं अभी मई जून जुलाई का, हम मार्च अप्रैल का सोयाबीन ऑयल खरीद ले रहे हैं अभी। और पावर में हम लोगों ने जो ऊपर में काम हुआ था, समझिए 1210 20 30 तक काम हुआ था, वो अभी कल अर्जेंटीना कार्गो का 1175 में सनफ्लावर में काम हुआ है। तो जो कॉम्पिटिटिव ऑयल है उसमें थोड़ा बहुत काम हो रहा है, जो महंगे तेल है पाम जैसे उनमें काम बहुत कम हो गया है। एंड समाउ हमें लग रहा है कि इंडिया में डिमांड जो है ना, बिकॉज कीमतें बढ़ गई है, जो 90 रुपए किलो का तेल हुआ करता था मनीषा जी 6 महीने पहले, और में जो 22-22% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी है और इंटरनेशनल प्राइस भी थोड़ी बढ़ी है, तो वो 90 रुपए किलो का तेल कंज्यूमर को भी 135 रुपए किलो का हो गया। अब 135 रुपए किलो के तेल में आई थिंक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्ले कर रही है। एंड हमें लग रहा है कंजम्पशन जो हर साल 3% बढ़ता है, उसके अब ये साल 5% कंजम्पशन कम हो गया है अभी पिछले 5-6 महीने में। और उससे सब जगह पे सबको महसूस, जो भी इम्पोर्टर्स है या प्रोसेसर्स है, उनको ये लग रहा है कि डिमांड नहीं है। आई थिंक ये बहुत बड़ा प्ले हो रहा है वेज ऑयल में। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि भाई वो कंजम्पशन थोड़ा वेज खाना चाहिए। वो मेनली देखिए, वो गुजरात को देख के, गुजरात में तो नेशनल एवरेज से 1.5 दुगना कंजम्पशन होता है। हमारा जैसे एडिबल ऑयल का कंजम्पशन 18.5 किलो पर पर्सन पर ईयर है, गुजरात का लोन कंजम्पशन 35 किलो है। संदीप जी, अगर हम ये जो प्राइस डिस्पैरिटी है कई सारे खाने के तेलों के बीच में, तो एज ऑफ नाउ कौन सा खाने का तेल ज्यादा यहाँ पर हिंदुस्तान में बिकता हुआ नजर आ रहा है? अभी तो राइट नाउ इम्पोर्टेड का जहां तक सवाल है, वो सोयाबीन ऑयल बिक रहा है। हमें देख रहे महीने का हम जो तेल इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें से हम सोयाबीन ऑयल करीबन 3.5 से 4 लाख टन इंपोर्ट कर रहे हैं, सनफ्लावर हम 2 लाख कर रहे हैं, तो सॉफ्ट ऑयल मिला के 6 लाख हो जा रहा है, और पाम 3-3.5 से 4 लाख टन हो रहा है। ऑल्सो संदीप जी, फरवरी के नंबर्स काफी वीक आए थे, लेकिन मार्च अप्रैल में आगे जाते हुए आपको लगता है कि इंपोर्ट के नंबर्स यहाँ पे ऊपर जाएंगे? हाँ, थोड़ा बढ़ेगा इंपोर्ट, मतलब बहुत कम हुआ है दिसंबर जनवरी फरवरी में आई थिंक, लेकिन फिर भी मार्च में मुझे नहीं लगता इतना बढ़ाया होगा। अप्रैल में बढ़ेगा, अप्रैल में बढ़ाई होगी। मार्च में फिर भी 10 लाख टन के नीचे ही रहेगा ओवरऑल इंपोर्ट सब तेलों का मिला के। और सामने सरसों की फसल हमारे हैं 115 लाख टन की करीबन सरसों की फसल है। लास्ट ईयर भी करीबन इतनी थी, लास्ट ईयर से एरिया कम हुआ है लेकिन थोड़ा यील्ड बेटर है, तो उस तरह से लग रहा है हमें उतनी फसल आएगी। अब देखना होगा कि नाफेड कब प्रोक्योरमेंट शुरू करता है, वो एक प्रोक्योरमेंट एजेंसी है नाफेड, और सरसों नहीं तो सपोर्ट प्राइस के नीचे बिकेगी। जैसे हमने देखा है कि 5,950 की सपोर्ट प्राइस है, और वो नाफेड का इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है। यदि जल्दी इंटरवेंशन हो गया तो अच्छी बात है, थोड़ा भी लेट हुआ तो उस कारण से फिर वो सरसों 5600, 5650, 5700 बिक सकती है। तो इस तरह के सिचुएशन हमारे यहाँ है। संदीप जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर एक डिस्पैरिटी हमने प्राइसेस में तो आते हुए देखी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम संदीप जी ने हमें यहाँ बताया वो ये कि यूजुअली भारत में कंजम्पशन खाने के तेलों की 3% बढ़ती है, लेकिन अगर पिछले 5-6 महीने देखे जाएं तो कंजम्पशन में 5% का गिरावट यहाँ पर देखने को मिला है। तो क्लियरली यहाँ पर ट्रेंड्स काफ़ी स्ट्रांगली चेंज होते हुए। रवि, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्रीकल्चर एज अ स्पेस को, स्पेशली खाने के तेलों में, दालों में, जहाँ पर एमएसपी के नीचे प्राइसेस हैं? जर्स आई थिंक एक अच्छी न्यूज है कि फरवरी में इंपोर्ट यहाँ पे एडिबल ऑयल की कम हुई। उसका एक रीजन वो भी है क्योंकि सोयाबीन एंड अदर जो कमोडिटीज है उसके प्राइसेस मींस के सीड के प्राइसेस काफी लोअर है, तो प्रायोरिटी अच्छी बैठ रही। तो इस हिसाब से इतनी बड़ी ड्यूटी 22% का हाइक होने के बाद इतनी बड़ी ड्यूटी दे के इम्पोर्ट करने से ज्यादा बेटर है कि वो लोग यहाँ पे क्रशिंग करें, तो क्रशिंग एक्टिविटीज बढ़ेगी, तो इसका फायदा ऑयल सीड को भी मिलेगा, फार्मर को भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से लोअर इंपोर्ट होना अच्छी चीज है, क्योंकि लोअर इंपोर्ट हुआ तो इंडिया में फरवरी में जो स्टॉक है इंडिया का एडिबल ऑयल का, वो 13 to 14% के उसमें गिरावट आ गई। और ये एक सबसे बेटर चीज है कि अगर लास्ट जो हमने अक्टूबर में ड्यूटी लगने से पहले एक बड़ा इंपोर्ट किया था, तो वो स्टॉक धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और यहाँ पे डोमेस्टिक जो ऑयल सीड्स है उसके ऊपर मार्केट का फोकस बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से एक सोयाबीन के लिए अच्छी न्यूज है, एमएसपी के नीचे प्राइसेस चल रहे थे, और जिस हिसाब से आगे बचौलिया जी ने बात की इसकी डिमांड काफी अच्छी बनी हुई है, तो मुझे लग रहा है कि सोयाबीन में जो 4000 के नीचे प्राइसेस चल गए थे वो शायद यहाँ पे सपोर्ट करते हुए दिखे, और 4300 4400 तक के प्राइस की उम्मीद मेरे हिसाब से सोयाबीन में करनी चाहिए। सेकंड, दालों में भी एमएसपी के प्राइसेस नीचे ही रहेगी, सप्लाई काफी इनफ है, और हायर प्राइस के हिसाब से सोइंग भी अच्छी हुई थी,
तो मुझे वहाँ पे ज्यादा रिकवरी की उम्मीद नहीं दिख रहे। अदरवाइज ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि जैसे हमने दिसंबर जनवरी में भी बात की थी, ये साल जी। दोनों के लिए, फार्मर के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि प्राइस स्टेबल है एंड इससे आपसे फार्मर को भी अच्छा रियलाइजेशन मिल रहा है और कस्टमर को भी ज्यादा प्राइस नहीं देना पड़ रहा है। ऑलराइट, तो फिर ये एग्रीकल्चर की बात है यहाँ पर, जहाँ पर थोड़े से पॉजिटिव ट्रेंड्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। रवि एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, उस पर सारे एनालिसिस के लिए। वेल इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। ब्रेक के बाद बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स।